पढ़ना पड़ेगा पर्यावरण अध्ययन, जो आपका 30 मार्क्स का होने वाला है। अगर इस पर्यावरण अध्ययन में भी आप 30 में से 28-29 मानकर चलते हैं, ठीक है, तो आपका स्कोर जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। हमें क्या करना है, 150 में 90 प्लस क्या करना है, स्कोर करना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न आपके सामने है। तो ये कह रहा है कि दत्त कार्य संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। अब समझते हैं दत्त कार्य क्या होता है। दत्त कार्य ऐसे कार्य होते हैं कि जब शिक्षक किसी विद्यार्थी को शैक्षिक कार्यों के अलावा और भी कार्य देता है, जब गृह कार्य देता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, दत्त कार्य के रूप में देखते हैं। तो इसमें से दत्त कार्य देने का मेन उद्देश्य जो होता है वो शिक्षक का क्या होता है, वही हमको बताना है। पहला दिया है कि दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। जब काम दिया जाता है बालक को, तो किसी की हेल्प की जरूरत से अगर हम करेंगे तो बच्चे की जो समझ होगी वो क्या होगी, विकसित नहीं हो पाएगी। उसको क्या करना चाहिए, स्वयं करने की कोशिश करना चाहिए, जिससे वो क्या करे, अपने सोचने की जो क्षमता है उसको क्या करे, बढ़ा सके। दूसरा कह रहा है कि प्रतिदिन विविधता और अभ्यास के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम उसको गृह कार्य रोज देते हैं और दत्त कार्य देते हैं तो उसको ये जरूरी है, ये आवश्यक है, ये आवश्यक नहीं है। हमें क्या करना है, बच्चों को मानसिक तौर पर सोचने की क्षमता को क्या करना है, विकसित करना है। दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है, एकमात्र तरीका नहीं हो सकता है किसी भी चीज के लिए। लास्ट में दे रहा है कि दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने तथा उच्चारित करने का अवसर देता है। ये जो ऑप्शन नंबर 4 क्या है वो करेक्ट है। यानी हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें कह रहा है सीधा सीधा कि बच्चे जो होते हैं वो सूचना को जब खोजेंगे, अपने विचारों का निर्माण करेंगे, उसे उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, मतलब कि उस चीज के बारे में क्या करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, जगह जगह से चीजों को इकट्ठा करते हैं, तो उनकी मानसिक क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 के बारे में। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। पहला ऑप्शन देखिए, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बालक को नियंत्रित करने के लिए। तो बालक को नियंत्रित करने के लिए हम इसमें सरल प्रयोग और ये निर्देशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बालक को नियंत्रित करने के लिए, बालक को अनुशासित करने के लिए वो अलग अलग विधियों का हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पर्यावरण के अध्ययन में हम इसको नहीं कर सकते हैं नियंत्रण। दूसरा है कि बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने, अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए, मतलब उसको तेज करने के लिए उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है, उसका अनुकरण करने के लिए। तो ये ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। चौथा देखते हैं कि बच्चे द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। तो देखिए, जब भी हम निर्देशन करते हैं या किसी भी अलग विधि से प्रयोग करते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो उनकी अवलोकन की जो कौशल है, यानी कि देख कर उन चीजों को सीखने की जो क्षमता है, उसको हम क्या करते हैं, पैना करते हैं। पैना यानी तेज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, आपका करेक्ट होगा। यहाँ देखिए लिखा है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन की बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाता है। अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए किए जा सकते हैं। अगर किसी भी ज्ञान को बच्चे खुद अपने परिश्रम से, अपनी बुद्धि से तथा अपनी क्षमता से अर्जित करते हैं, तो उस ज्ञान को पूर्ण रूप से समझने में सक्षम होते हैं। अतः बच्चे को स्वयं सीखने की प्रबलता बढ़ती है। यानी कि बच्चा अगर खुद किसी काम को करता है तो उससे जो सीखने की प्रबलता क्या होती है, बढ़ती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि दुर्गा एक गांव में रहती है, लकड़ी तथा गोबर को क्या करती है, वो उपले के रूप में क्या करती है, प्रयोग करके चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीने से उसे क्या है, तेज खांसी आ रही है। इसका कारण क्या हो सकता है। अब देखिए, सबसे पहले कि जब हम कोई वस्तु जलाते हैं, या लकड़ी हो या गोबर हो, तो उसमें से जो गैसें निकलेंगी वो हानिकारक गैसें निकलती है, जिस गैस का नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो पहला इसमें दिया है कि उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था। ये जरूरी नहीं है कि वो वृद्धावस्था उसके लिए बाधा बन रही है, तो ये पहला ऑप्शन तो आपका गलत होगा। दूसरा क्या कर रहा है, ईंधन से जलने से उत्पादित जो है कार्बन मोनोऑक्साइड या उसके श्वसन नली में क्या हो गई है, जमा हो गई है। तभी हमने बताया कि जब ये वस्तुएं जलाई जाती हैं तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है, रिलीज करती हैं वो सारी चीजें।
तो ये होने की संभावना है, तो इसको रखते हैं पहले। तीसरा देख लेते हैं कि जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो इसके श्वसन नली में जाम हो गया होगा। अब काला धुआं जो है, तो उसमें ऐसा कोई चीज होगा, ऐसी कई सारी चीजें होंगी, गैसी होंगी, जो उसमें क्या करेगा, नुकसान करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी भी कैंसिल। जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई होगी। ऐसा एलर्जी होने से खांसी नहीं होती है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 भी कैंसिल हो गया। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका करेक्ट होगा। यहाँ देखिए ध्यान से, कह रहा लकड़ी और गोबर तथा अन्य किसी प्रकार के जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करने या जलाने से उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है। अगर यह लगातार प्रयोग किया जाए तो हमारी श्वास नली क्या हो जाती है, जम जाता है, जिससे अनेक बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। अतः दुर्गा का भी निरंतर ईंधन का प्रयोग खतरा बढ़ जाता है। अतः दुर्गा को भी निरंतर ईंधन का प्रयोग करने की वजह से उसकी श्वसन नली में भी काला धुआं यानी कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो गया है, जम गया है। इसी कारण उसकी जो खांसी है वो तेज हो गई है। दोस्तों ये प्रीवियस ईयर्स भी शामिल है इसमें, और ये आपका 2011 का प्रीवियस ईयर्स है। किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए सबसे पहले हमें प्रीवियस ईयर्स को भी करना होता है। प्रीवियस ईयर्स करते हैं तो आने वाले पेपर के एक पैटर्न पता चलता है कि किस तरह के प्रश्न हमको देखने को मिलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण पर योजना बनाई, यानी कि घूमने के लिए उनको ले जाना था, वो भी शैक्षिक उद्देश्य से। तो भ्रमण के दौरान क्या हुआ कि बच्चों से क्या अपेक्षाएं रहेंगी, यानी कि जब हम उसको ले जाएंगे बच्चों को, सारे बच्चों को, तो हम क्या अपेक्षा करते हैं। सबसे पहला, चीजों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना, ऐसा नहीं है। जब भी हम किसी चीज का जब हम बात करेंगे, ले जाएंगे, तो चीजों को जब देखेंगे बच्चे तो उससे प्रश्न भी बनेगा, उनके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न भी आएंगे, तो उन्हें पूछना चाहिए। तो पहला ऑप्शन क्या होगा, गलत है। सिर्फ आनंद उठाने के लिए वहां पे बच्चों को नहीं ले जाया गया है, क्योंकि वो शैक्षिक उद्देश्य से ले जाया गया है। इसका मतलब बच्चे को उसके आसपास जो चीजें दिखाई देंगी उनको, वो क्या करेंगे, उससे संबंधित प्रश्न जो है अपने शिक्षक से पूछेंगे। तीसरा है कि उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। इसका अर्थ यह होगा कि जब बच्चा कोई चीज को देखेगा तो हर बच्चा जो होता है अलग अलग तरीके से, अलग अलग रूप में क्या करता है, चीजों को देखता है। तो अपने जो अवलोकन करेगा जो चीजें, उसको क्या करेगा, या तो शिक्षक से या तो अपने बाकी बच्चों से क्या करेगा, उसको साझा करेगा। तो ऑप्शन सी होने की संभावना है। और भी देख लेते हैं, यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उसे दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से पूछना चाहिए। तो देखिए दर्ज कर लेना चाहिए, सही बात है, लेकिन घर पहुंचने के बाद अभिभावक से पूछने का कोई लाभ नहीं है। इसीलिए जो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो क्या होगा, आपका करेक्ट होगा। यहाँ देखिए कि किसी विद्यालय ने राजस्थान के कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। तो भ्रमण के दौरान बच्चों से निम्न अपेक्षाएं रहेंगी, क्या, कि पूरे ध्यान से वो अवलोकन करें तथा संबंधित स्थानों के बारे में जानें और प्रश्न करें, अन्य शिक्षकों और बच्चों के साथ उस विषय पर चर्चा करें, क्योंकि राजस्थान जो होता है एक ऐतिहासिक स्थल है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ, यानी 65 की तरफ। कह रहा, रानी अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीकों से दो डोरियों यानी डेरियों में अलग करती है। रानी नाम की कोई लड़की है, वो अलग अलग कूड़ा उसके घर से निकला है, तो उसको क्या करती है, दो भागों में बांटने की कोशिश करती है। पहला दिया है केला का छिलका है, उसमें सब्जियों के छिलके हैं, सूखी पत्तियां, जैम की बोतलें हैं, सॉस की बोतल है, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब है, प्लास्टिक के खिलौने। रानी ने दो डेरियों यानी ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया। अब किस आधार, आधार क्या मानी है, उसको दो भागों में बांटने का। तो हमारे मन में जब प्रश्न आएगा ऐसा, या जब भी हम प्रश्न के बारे में सोचेंगे, तो हमारा पहला प्रश्न ये होगा कि देखिए यहाँ पे केला का छिलका ये वाला, और सब्जियों के छिलके और सूखी पत्तियां, ये तीनों के तीनों जो होंगे ये अपघटित होने वाली चीजें हैं, इसीलिए वो एक कैटेगरी में रखी होगी, ताकि ये क्या होगा, इसका अपघटन हो सके। लेकिन वही जैम की बोतलें हैं, ये जैम की बोतलें हैं, और सॉस है, वो क्या है, ये बोतलें जो हैं, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट है, ट्यूब है, प्लास्टिक के खिलौने जो हैं, ये अपघटित नहीं किया जा सकता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है अपघटित होने वाले, अपघटित नहीं होने वाले, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, आपका करेक्ट होगा। अपघटित का मतलब क्या होता है कि जो उसको हम सड़ा गला सकें, जो सड़ गल के एक क्या करे, जीवाश्म के रूप में परिवर्तित हो जाए। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, आधार क्या माना गया है कि रानी अपने दो ढेरियों में अलग अलग करती है,
जिससे वह अपघटित होने वाले कूड़े को पहले ढेरी तथा अपघटित न होने वाले कूड़े को दूसरी ढेरी में अलग अलग कर सके। क्योंकि केले का जो छिलका होता है या सब्जी का जो छिलका होता है, सूखी पत्तियां होती हैं, अपघटित हो जाती हैं, यानी डिकम्पोज होता है। लेकिन जैम की बोतल हो गई, सॉस की बोतल हो गई, ये अपघटित नहीं होते हैं, इसीलिए उसने इसको आधार माना। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 66 की। कह रहा दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय यदि आप ये नहीं पाते हैं कि बच्चे जो है पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? जैसे आप एज ए टीचर आपको कहा जाए कि पर्यावरण पढ़ाइए, लेकिन उसके हुआ क्या है कि भोजन का अवकाश जो लंच होता है उसके बाद आपका पीरियड है, तो उसमें आप जब बच्चे रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप वहां पे क्या कर सकते हैं? पहला, बच्चों से कहेंगे कि डेस्क पर सिर रखकर आराम करें, ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चों को हमें क्या करना है? पढ़ाना है, ठीक है, बच्चों को समझाना है। तो पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य शब्द सामग्रियों का प्रयोग करेंगे, ये संभव हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है। प्रकरण को तुरंत बदल लेंगे, नहीं, है ना। बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे, ये भी ऑप्शन गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। क्या करेंगे हम क्या करेंगे कि अध्ययन में रुचि अगर नहीं लेते हैं तो पाठ को रोचक बनाने के लिए शिक्षक को पाठ से संबंधित पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य शब्द श्रव्य जो है सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, यानी कि ऐसा सामग्री जो देख भी सकते हैं जिसको और सुन भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 67 की। कह रहा पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं, ठीक है। आगे प्रश्न यहाँ से बोलता है, कह रहा है कि अगर आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे, यानी कि जब आप चिड़ियाघर बच्चों को ले जाएंगे तो ऐसा कौन सा कार्य होगा जिसे आप उनको करने से रोकेंगे? सबसे पहला कि चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना, ये तो हम करने देंगे, क्योंकि बच्चे जब इसको नहीं जानेंगे तो चिड़ियाघर का आने का कोई मतलब नहीं रहा। तो पहला तो हम करने देंगे। दूसरा, चिड़िया घर में जिन जानवरों को देखेंगे उनकी फोटो एकत्र करना, यह भी करने दे सकते हैं, करने देंगे। चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने और उनकी ड्राइंग कॉपी के साथ ले जाना, ये भी हम बच्चों को करने देंगे। तो ऑप्शन बचा क्या कि चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना, ये हम कभी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि चिड़ियाघर के जो जानवर होते हैं उनका जो खान पान होता है वो वहाँ के स्टाफ जो होते हैं उन्हीं के द्वारा ये दिया जाता है, यानी कि हम बाहरी चीज़ों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका? करेक्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 68 पे। प्रश्न नंबर 68 कह रहा है कि बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह से बेहतर ढंग से पढ़ाया जा सकता है, यानी कि एक बीज को अगर हम अंकुरण करने के लिए यानी कि बो दे जमीन में, तो कौन सा ऐसा तरीका है जिससे हम उसको अच्छे से क्या कर सके, बच्चों को समझा सकें या पढ़ा जा सके। तो देखिए, अंकुरित बीज का फोटो दिखाना, फोटो दिखाने से हमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है। कक्षा में अंकुरित बीज को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, ये भी इसमें अवलोकन यानी कि बेहतर ढंग तरीके से हम इसको नहीं क्लियर कर सकते हैं। बोर्ड पर चित्र बनाते अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना, इससे अच्छा जो है बच्चों को हमें क्या करना चाहिए कि बीज बोने से लेकर जो अंकुरण के विभिन्न चरण का अवलोकन हमें उसको उनको कराना चाहिए। उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, जब हम कोई पौधा बीज लगाएंगे तो उसमें जब छोटे छोटे पौधे निकलना शुरू होंगे तो जब बच्चा जब उस चीज़ को देखेगा प्रैक्टिकली रूप में, तो वो क्या करेगा, उस चीज़ को सोच समझ सकता है कि ये ऐसे ऐसे ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 69 यानी 69 का। प्रश्न ये कह रहा है कि मीरा और दिव्या जो है वो एक छोटी लड़कियां हैं। मीरा जो है क्या करती है, उसको पसंद है समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, ये मीरा के लिए हो गया। दूसरा जो है, जबकि दिव्या जो है दिव्या क्या कर रही है, दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह हो तत्व की कमी हो, यानी कि ऐसे भोजन खाना पसंद करती है जिसमें लौह आयरन की कमी हो। तो बताइए कि मीरा और दिव्या को निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां क्रमशः हो सकती हैं या होंगी? तो सबसे पहले देखिए, जब भी हम समोसे, कटलेट, डबल रोटी खाना पसंद करते हैं उसमें स्कर्वी नहीं होता, स्कर्वी के लिए विटामिन सी की जरूरत होती है। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत। दूसरा कह रहा है कि जब लौह तत्व से कोई कमी होती है तो रतौंधी नहीं होती है, रतौंधी होने के लिए विटामिन ए की कमी होनी चाहिए।
तो दूसरा ऑप्शन भी कैंसिल। फिर यहाँ पे स्कर्वी नाम का आया है, तो स्कर्वी नंबर कैंसिल हो गया। तो जो हमारा आंसर होगा वो कौन सा होगा, सी नंबर। यानी कि जब हम ये कटलेट, समोसे और डबल रोटी खाना पसंद करेंगे तो हमें सबसे पहले तो मोटापा से ग्रसित होंगे। दूसरा, जब लौह तत्व की कमी होगी तो एनीमिया नाम का क्या होता है, एक रोग होता है जिसमें हीमोग्लोबिन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, उसे एनीमिया कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। 70 कह रहा है कि नींबू जो है साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, यानी नमक वाले पानी में तैरता रहता है। क्या रीजन हो सकता है? तो सबसे पहला, नींबू का घनत्व पानी के घनत्व से कम हो जाता है, कम नहीं होता है। तो ये ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। नींबू का पानी का घनत्व यानी डेंसिटी होती है साधारण पानी के घनत्व से अधिक हो जाता है। ठीक है, साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है, नींबू का घनत्व नमकीन पानी से अधिक होता है। ये सीधा सा प्रश्न है जो अभी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि क्या रीजन है? तो पहला, रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो कीटाणुओं को नष्ट कर देते हैं, नष्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कम ताप पर रोगाणु क्या होते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, यानी कि जो उनकी क्रिया करने की क्षमता हो जाती है वो खत्म हो जाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। यहाँ पे लिखा होगा नष्ट जाते हैं, कम तापमान भोजन की नमी की तत्व क्या होता है, घट जाता है। ये भी ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 72 की। कह रहा है कि रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है, यानी कि कैसे अगर हम देखें तो उसमें ब्लड में हमारे अगर वो मौजूद है तो हम कहते हैं कि मलेरिया रोग, मलेरिया नामक रोग क्या है, हो गया है। तो देखिए, लाल रक्त कोशिका यानी कि आरबीसी, आर रेड ब्लड सेल्स जो होती है, उसकी जब हम बात करें तो मलेरिया परजीवी यानी कि प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम वहाँ पे क्या होता है, देखने को मिलता है। इसे हम कह सकते हैं कि इसमें मलेरिया का रोग निश्चित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 73 की। कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना। अब देखिए, जब हमें अध्ययन करना है पर्यावरण के तो अवधारणों को यानी समझाना चीजों को होगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे, कविताओं और कहानियों के कथन का प्रयोग करना है। क्या उद्देश्य होना चाहिए? तो यहाँ पे देखिए, पहले उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करना, गलत। पाठ को आनंददायक एवं रोचक बनाने में मदद करता है, ये ठीक है। लेकिन हमसे क्या बोला है कि जो पर्यावरण अध्ययन है उस कहानी में अध्ययन करेंगे तो देखिए सबसे योग्य दिख रहा है कि स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने, कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में क्या करता है, मदद करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 74 की। कह रहा है कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला। अब ये आंदोलन जो था वो किससे संबंधित था, तो ये आंदोलन संबंधित था पेड़ों की रक्षा के लिए, यानी पर्यावरण की रक्षा के लिए। तो ये शुरू हुआ था सुंदरलाल बहुगुणा जी के नेतृत्व में। तो हम कह सकते हैं कि यह भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। इस आंदोलन में स्त्रियां भारी संख्या में थी। इसके आंदोलन में सुंदरलाल बहुगुणा को बल मिला था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 75 कह रहा है विटामिन ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं हमारे शरीर में, यानी विटामिन के होने से हमें क्या फायदा होता है। हमारी उपाचय दर को बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, कैंसिल। स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, कैंसिल। फेजियो का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं, नहीं। ये हमें प्रोटीन की जरूरत होती है। हीन जतान्यता, हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 76 की। प्रश्न नंबर 76 कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की जो दीवारें और फर्श को लीपा जाता है, रीजन क्या होता है? तो सबसे कि कीटों को हमें क्या करना, दूर रखना होता है। कीटों को दूर रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से वह किया जा सकता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो हस्तचयन में क्या होता है कि जब हम चावल में से वो कीड़े हो गए या पत्थर के जो टुकड़े हो उसको निकालते हैं, उसको हस्तचयन कहते हैं। निष्पावन ये भी नहीं होता है।
थ्रेसिंग जो होती है ये होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, भूसे को मेन दाने से अलग करते हैं। फसल की कटाई, तो ये आपकी कटाई हो गई। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट होगा। ये अब थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर नीचे हो चुका है, ठीक है। देखिए, किसान दानों के भूसा थ्रेसिंग प्रक्रिया के द्वारा क्या करते हैं, अलग कर सकते हैं, ठीक है। मुख्य गेहूं को अलग करने का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। 78 में कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। यानी कि जब हम पर्यावरण के बारे में बात करेंगे तो उसमें हम पहेलियों को शामिल न करने का क्या हमारे पीछे लक्ष्य है। सबसे पहला कि बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन पर भ्रम का आनंद उठाने देना, ठीक है। ये हमारा उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। पहला कहता है सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, ये हमारा शामिल है, ठीक है। तो ये हमारा उद्देश्य नहीं है, तो ये तो गलत होना चाहिए, ठीक है, ये है। फिर बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन विकास विकसित करना, ये भी है, ठीक है। उसका बच्चों की तर्क क्षमता को विकसित करना, ये भी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है, जो हमारा नहीं होना चाहिए, ये उद्देश्य इसका नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 79 कह रहे पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। उसकी ऊर्जा बचाने, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में, बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में, विमर्श को बच्चे के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के क्या करना, अनुभव को संसार से जोड़ना और विमर्श व सीखने को क्या कर देना, बढ़ावा कर देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 80 की तरफ। कह रहा है कि बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक अब क्या करता है। जैसे अलग अलग तरह के ईंधन हो गए, जैसे एलपीजी हो गई, लकड़ी हो गई, है ना, सीएनजी हो गई, सारी चीज जो है उसको क्या करता है, तो शिक्षक कह रहा है कि एक लघु फिल्म बना दिखाने के साथ साथ खाना पकाने के इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। चार्ट द्वारा ईंधन से हमें कोई मतलब नहीं है। बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है, हाँ कह सकता है। कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है, ये भी कर सकता है। लेकिन हमें परिचित कराने के लिए शिक्षक की जगह पे क्या होना चाहिए, तो एक लघु फिल्म दिखाने के साथ हमें क्या करना चाहिए कि अलग अलग ईंधन को, संभावित ईंधन को हमें उस पर चर्चा करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 81 का। प्रश्न नंबर अगला कह रहा है कि मानचित्र पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। क्या क्या कौशल में शामिल है। सबसे पहले देखिए, जब भी हम मानचित्र बना पढ़ाएंगे किसी बच्चे को, तो हमें डायरेक्शन का ज्ञान सबसे पहले देना होगा। यानी कि बच्चों को हमें ये बताना होगा कि ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ये हमारा ईस्ट है और ये हमारा वेस्ट है। तो दिशा सबसे पहले जरूरी है। तो पहला क्या, स्थान, दूरी और दिशा की सापेक्ष स्थिति को पता लगाने यानी समझाने की योग्यता को क्या करना चाहिए, विकसित करना चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 82 का। कह रहा है कि यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि क्या रीजन है। देखिए, अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। ये ऑप्शन हो सकता है। दूसरा, पाचक रस अमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं, ठीक है, ये गलत। अमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, ऐसा नहीं है। पाचक रस और अमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। ये ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि अंदर खशेजकी, एका, इनोडर्मेंटा वंशीय जंतु, कीट, आत्मदंत और मूलशक सहित फैला हुआ भाग है जो पाचन नली का प्रमुख अंग है। अंततः अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 83 की। कह रहे कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना के पीछे क्या उद्देश्य है। तो पहला, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देना, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, हो सकता है। बच्चों को रेल किराए के बारे में बताना, रेल किराए के बारे में बताने के लिए हमें टिकट की कोई जरूरत नहीं है। टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्त अक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है, ये हो सकता है, लेकिन हमें निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है, ये गलत है।
1 और 3 में हो सकता है, लेकिन हमें यहाँ क्या करना है कि सबसे जो जरूरी है हमारे लिए, जो उद्देश्य है मेरा, क्या है उद्देश्य कि अवलोकन की कुशलता का विकास करना। तो ये नंबर ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, ये नंबर क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 84 की। प्रश्न नंबर 84 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है, यानी कि छोटे स्तर पर जो पीआरटी लेवल होता है उसमें पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य कौन सा नहीं है। तो पहला दिया है जीवन और पर्यावरण में सरोकार रखने मूल्यों को आत्मसात करना, ठीक है, ये तो जरूरी है। दूसरा है कि प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना और व्यवहारिक क्रियाओं को करवाना जो संज्ञानात्मक और मन चालक कौशलों को विकास करने में सहायता होती है, ये भी सही है। हमें बोझ डालना, ये वाला ऑप्शन नंबर 4 है, बोझ डालना ये नहीं है, इसका उद्देश्य ये नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 85। सॉरी, कह रहा है कि भैंस की पीठ पर अक्सर जो बगुला है पक्षी बैठा दिखाई देता है, इसलिए होता है क्योंकि बगुला घास में पाए जाने वाले कीट खाते रहता है। नहीं, पीठ पर बैठने पे घास से क्या लेना देना। भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, गलत है। उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है, गलत है। ये चौथा नंबर है कि भैंस की पीठ पर परजीवी खाद कीट होते हैं उसको क्या करता है, वो खाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। प्रश्न 86, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। तो पहला दिया है कि विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, ठीक है, ये सही है। बच्चों को तकनीकी शब्दावली एवं परिभाषाओं से परिचित कराना, ये किसी भी पर्यावरण उद्देश्य के लिए नहीं है, हमें रटवाना नहीं है, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी का आकलन करना, ठीक है। अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन कौन सी पुस्तक देनी चाहिए, ये भी ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 87, क्वथनांक जो होता है उबलना और वाष्पीकरण में क्या अंतर है। क्वथनांक जो उबलना होता है वाष्पीकरण में क्या अंतर होता है। सबसे पहला कि क्वथनांक जो होता है वो किसी भी तापमान पे हो सकता है, यानी उबलने के लिए पानी जब हम रखेंगे तो किसी भी उबलना शुरू कर देता है, लेकिन जो वाष्पीकरण होता है वो एक निश्चित क्वथनांक, ठीक है, किसी भी तापमान पर वाष्पीकरण हो सकता है। क्वथनांक जो होता है यानी उबलना जो प्रक्रिया है उबलने की, वो उसको एक निश्चित यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस जब हम उसको क्या करते हैं पानी को गर्म करते हैं तो क्या होता है उबलने लगता है, यानी पानी ऑटोमेटिक क्या होता है अपना उबलने लगता है। लेकिन जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है वो धीरे धीरे भी किसी भी तापमान पे क्या हो सकती है, संभव हो सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 88। एक पुरुष जिसके ओ रक्त ओ और ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त ओ होने की संभावना क्या है। तो ये आपका फैक्ट का हो गया 50-50%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, नवासी कह रहा है कि टूटता हुआ तारा यानी उल्का क्या है। तो उल्का जो है वो क्या करता है, ये उल्भाग जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। रीजन क्या है, क्योंकि वायुमंडल में हवा होती है और हवा में क्या होता है, घर्षण होता है, यही घर्षण की क्रिया के द्वारा उसमें आग लग जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 90 कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। तो देखिए छोटे बच्चों को उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आगने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य, ये ऑप्शन गलत है। शिक्षक द्वारा सतत असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चे और अभिभावक के साथ बांटना चाहिए, ये सही हो सकता है। प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्रिका को दर्ज करना चाहिए, ये भी गलत है। अर्धवार्षिक और अंत में वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये है आपका पर्यावरण, मतलब कि सीडीपी और पर्यावरण की जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट होगा। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। लाइक करिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को, एसजी क्लासेज को।